नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज से संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को पेश करेंगी। साथ ही लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर उच्च सदन में चर्चा होगी। ये विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। कल वो दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदेव बख्तियार ओजिलोविच 5 अगस्त तक भारत की यात्रा पर हैं। आज वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। ओजिलोविच अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। इसके साथ ही वो दिल्ली में एक व्यापारिक मंच भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के दतिया, बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला बहुत रोचक बना हुआ है। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच है। मध्य प्रदेश के दतिया में 71.44% मतदान हुआ। यहां भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने कल रात पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण ही दतिया सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल के कारावास की सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हुई थी। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। लगभग 1,45,00,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं और बूथ स्तरीय अधिकारी 8 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। संशोधित अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और युवाओं के समर्थन को लेकर बड़ा दावा किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की नई पीढ़ी यानी कि जनरेशन जी पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। भारत ब्रिक्स टीसीए कॉपरेशन अलायंस रिसर्च सिंपोजियम और ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। कार्यक्रम की थीम टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम ब्रिक्स का नजरिया पर केंद्रित है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। इसका उद्देश्य सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और भी मजबूत करना है। क्रिएटिव इंडस्ट्री और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देने के लिए मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन किया जाएगा। एनएफडीसी की ओर से यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 6 और 7 अगस्त को आयोजित होगा।
ब्रिक्स वेव्स बाजार का उद्देश्य ऑडियो विजुअल और क्रिएटिव इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, विशेषज्ञों के संबोधन, पैनल चर्चा, बिजनेस नेटवर्किंग और B2B मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का चौथा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 4 सप्ताह के इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले में BRO ने हुरी इलाके से टूटा संपर्क फिर से बहाल कर दिया है। 11 जुलाई 2026 की रात अचानक आई बाढ़ में पुराना पुल बह जाने से हुरी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। BRO ने मिशन मोड में काम करते हुए महज कुछ ही समय में 200 फीट लंबी बेली ब्रिज का निर्माण कर आवाजाही शुरू करा दी। बहाली अभियान के दौरान BRO की 85 RCC और 756 BRTF की टीमों को भारी बारिश, उफनती नदी की धाराओं, अस्थिर जमीन और लगातार हो रहे भूस्खलनों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संपर्क बहाल होने से हुरी के स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों ने BRO के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये मार्ग उनकी आजीविका, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत अहम है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय नौसेना को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोलकाता के टीटागढ़ शिपयार्ड में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC A24 को लॉन्च किया गया। अत्याधुनिक जहाज ऑपरेशनल डाइविंग, अंडर वाटर निरीक्षण और रेस्क्यू मिशनों के लिए तैयार किया गया है। करीब 70% स्वदेशी उपकरणों से लैस यह पोत मेक इन इंडिया पहल का मजबूत उदाहरण है। असम में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें बरकरार है। राज्य के 5 जिलों में करीब 1.36 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। असम में अब भी 335 गांव पानी में डूबे हुए हैं और करीब 15,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। चराईदेव, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट जिलों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा हुआ है। ऊपरी असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन कई गांवों में क्षतिग्रस्त मकान, कीचड़ से भरे घर और नष्ट हुआ सामान ही बाकी रह गया। असम प्रशासन 5 जिलों में 54 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है, जहां करीब 15,000 लोगों को मदद की जा चुकी है। केरलम के मध्य और उत्तरी जिलों में पिछले 12 घंटे से जारी भारी बारिश के कारण राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बारिश से पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम और इडुक्की समेत कई जिले प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने अमरावती में स्वच्छ ऊर्जा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, समावेशी शिक्षा, छात्रों की मानसिक सेहत और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 MOU पर किए हस्ताक्षर। रायपुर में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ICJ, CCTNS, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक तकनीकों के बेहतर उपयोग पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई आपराधिक न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है और सभी संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय से न्याय प्रक्रिया अधिक तेज, प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मयूर विहार फेज 2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा कर मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों के अनुभव और सुझाव सुने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी सुधार तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। यूपी विधानसभा मानसून सत्र आज से 6 अगस्त तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा करेगी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटाले को लेकर मामला गरमाया। राज्य में छात्रों का कई दिनों से आंदोलन। विपक्षी भाजपा ने भी झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में छात्र कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं।
सीमित संसाधनों के बीच आंदोलन कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक झारखंड सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। श्रावण मास की पहले सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर हैं तैयार, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए गए। श्रावण मास के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के अनुसार मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोल दिए गए और अलौकिक भस्म आरती संपन्न हुई। आज दोपहर भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी भी निकलेगी। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है तो कहीं महाआरती। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु नर्मदा नदी के पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंज उठा। पहले सोमवार पर हजारों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त गंगाजल, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय है। तमिलनाडु में आज आदि पेरुक्कू का पारंपरिक पर्व मनाया जा रहा है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार जल, प्रकृति और कृषि समृद्धि के प्रति आभार का प्रतीक है। आदि पेरुक्कू पर्व के अवसर पर कावेरी नदी समेत राज्य की पवित्र नदियों और जल स्रोतों के किनारे हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए 9 अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा। विकसित बाजारों तक बेहद पहुंच से राज्य के निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत के समृद्ध भौगोलिक संकेत, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजधानी में 5 अगस्त को GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन होगा। भारत में स्थापित सोलर एनर्जी क्षमता 2014 के सिर्फ 3 गीगावाट से बढ़कर 30 जून 2026 तक 162.15 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है, जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता अब 283 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नवाचार केंद्रों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया विजन ने लाखों युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार देने वाला उद्यमी बनने की प्रेरणा दी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7% तक रह सकती है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चावल से जुड़े अनुसंधान और संरक्षण कार्यों के लिए 8.22 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 3 अनुसंधान संस्थानों और 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों को दी गई है। भारत की बिजली की खपत जुलाई में सालाना आधार पर 10.93% बढ़कर 170.70 अरब यूनिट हो गई। भारत का कोयला उत्पादन जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 7.51% बढ़कर 69.75 मिलियन टन हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड के अधिक उत्पादन और पूरे क्षेत्र में लगातार दर्ज की गई बढ़ोतरी का अहम योगदान रहा। रेनो इंडिया की बिक्री जुलाई 2026 में घरेलू बाजार में 3,293 वाहन रही है। ये पिछले साल के इसी माह के 2,575 इकाई के आंकड़े से 27.9% ज्यादा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने जुलाई में अपना रिकॉर्ड मासिक उत्पादन दर्ज किया है। जुलाई में कंपनी ने 2,48,845 वाहनों का उत्पादन किया, जो पिछले साल के इसी महीने के आंकड़े के मुकाबले 33% ज्यादा है। 4 महीने तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में वापसी की है। जुलाई महीने में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। देश के शीर्ष 10 कंपनियों में से 9 का बाजार मूल्यांकन बीते सप्ताह 2.51 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। आरबीआई ने डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की दरों से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इन उपायों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और सभी बैंकों में जमाकर्ताओं के साथ एक जैसा व्यवहार सुनिश्चित करना है। रेडिसन होटल ग्रुप ने भारत को अपने वैश्विक विस्तार का प्रमुख केंद्र बताते हुए वर्ष 2030 तक देश में 500 होटल के परिचालन के लक्ष्य पर कायम रहने की बात कही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर कूटनीति की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ आज अहम बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने किसी संभावित समझौते के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सैन्य टकराव नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य रूप से खोला जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो। ईरान भी क्षेत्रीय देशों के साथ लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बातचीत की, जबकि तेहरान और ओमान के बीच भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है। इजरायल ने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान अपने परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है तो वो आवश्यक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जापान संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका जापान की मदद के लिए येन को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा देने में सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले के कबाल क्षेत्र में 2 अगस्त को पुलिस स्टेशन के बाहर हुए संदिग्ध आत्मघाती विस्फोट में करीब 14 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने साओ पाउलो में वर्कर्स पार्टी के सम्मेलन में 7वीं बार राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार किया। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि दक्षिणी यूक्रेनी शहर जापोरिजिया पर रूसी हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। रूस के समारा क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। गवर्नर व्याचेस्लाव फेडोरोविच के मुताबिक ड्रोन ने वाइल्ड बेरीज के गोदाम को निशाना बनाया। ग्रीस के एटिका क्षेत्र के जंगल की आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमन हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। एथेंस के उत्तर पश्चिम में लगी भीषण जंगल की आग ने 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है। दक्षिणी फ्रांस के कारकासोन शहर के पास लगी एक नई जंगल की आग ने 100 हेक्टेयर से अधिक वनस्पति को जलाकर राख कर दिया, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और एक राजमार्ग को बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जंगल की आग के कारण स्पोकन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी ने कहा कि इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक नौका में आग लगने से 5 लोग मारे गए और 41 लोग अभी भी लापता हैं।
बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में खसरे से 4 और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही मौतों की कुल संख्या बढ़कर 844 हो गई है। मिस्र के स्वेत शहर के उत्तर पूर्व में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। स्वेत से लगभग 41 किलोमीटर उत्तर पूर्व में इसका केंद्र था। मोरक्को से स्पेन के सेउटा एनक्लेव में हाल ही में प्रवासियों के बड़े पैमाने पर आगमन के दौरान 72 लोगों की मौत हो गई। रविवार को भी पुलिस और सैन्य कर्मियों ने पूरे शहर में सुरक्षा अभियान जारी रखा। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्तरां के पास हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार विस्फोट एक महिला के पास मौजूद देसी बम से हुआ। अमेरिका के इडाहो में ट्विन फॉल्स के शॉपिंग एरिया में हुई गोलीबारी में संदिग्ध बंदूकधारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। पेरू में नाजका लाइन्स पुरातात्विक स्थल के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 विदेशी पर्यटक और 2 चालक दल के सदस्य शामिल थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो गणराज्य में बढ़ते इबोला संक्रमण पर चिंता जताई है। WHO के मुताबिक 30 जुलाई तक देश में इबोला के 3,605 मामले सामने आए हैं और 1,587 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण का खतरा पड़ोसी देशों तक फैलने की आशंका है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हो गया है। रंगारंग समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिए गए। इसके साथ ही भारत ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की औपचारिक जिम्मेदारी संभाल ली। इस अवसर पर नीरज चोपड़ा, पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं और पौराणिक विरासत पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रस्तुति हुई। ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय दल ने प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। मुक्केबाजी में भारत ने सबसे ज्यादा 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। श्रीलंका के खिलाफ इस महीने होने वाली टेस्ट सीरीज से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते बाहर हो गए हैं। बुमराह के घुटने में अभी भी तकलीफ बनी हुई है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के बारिश से प्रभावित पहले दिन 5 विकेट पर 239 रन बनाए। जस्टिन ग्रिस 55 और कप्तान रोशन चेस 36 रन बनाकर नाबाद लौटे। ग्रिव्स और चेस के बीच छठे विकेट के लिए 66 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसने वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ब्रैंडन किंग 46 रन बनाकर आउट हुए। अंकुर भट्टाचार्य ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अंकुर ने रोमांचक मुकाबले में पायस जैन को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। महिला एकल फाइनल में यशस्विनी ने एक तरफा अंदाज में श्रीजा अकुला को 4-1 से हराया। भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महिला युगल का फाइनल पूरी तरह भारतीय रहा, जिसमें श्रीजा अकुला और संड्रेला दास ने खिताब अपने नाम किए। यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशु भौमिक को 3-1 से हराकर खिताब जीता। मिश्रित युगल फाइनल में भारत के मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा ने शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की एजिन और रिचर्ड रूई की जोड़ी को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अमेरिका के तीसरी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉशिंगटन ओपन के फाइनल में स्थान बना लिया है। फ्रिट्ज ने सेमीफाइनल में हमवतन ब्रैंडन नाकाशिमा को 6-3, 3-6, 6-2 से हराया। अन्य सेमीफाइनल में स्पेन के 19 वर्षीय राफेल होदार ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। स्पेनिश खिलाड़ी ने चिली के अलेजांद्रो ताबिलो को 6-7, 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फ्रांस के क्लब साल्जबर्ग के अर्जेंटीना मिडफील्डर वैलेंटिन बाको को 7 साल के अनुबंध पर अपने साथ जोड़ लिया है। 21 वर्षीय बाको इस सत्र में चेल्सी के साथ जुड़ने वाले छठे खिलाड़ी हैं।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।